गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मेटल कटिंग टॉपिक में लेक्चर सीरीज 4 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल कटिंग से रिलेटेड फीड क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर माय डियर हमारा क्या होगा, देखिए मेटल कटिंग का जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ चिप को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट मीन्स चिप क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और हर चिप के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब जो होते हैं चिप से रिलेटेड उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब हम क्या करेंगे डियर, जो हमारा टूल होता है आज हम लोग इसी पर स्टडी करेंगे। मतलब आज का टॉपिक हमारा होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ टूल। दैट मीन्स टूल पे कौन कौन से एंगल प्रोवाइड किए जाते हैं, उन एंगल की वैल्यू कितनी होती हैं, उनका एस्पेक्ट कितना होता है और उनका टूल पे प्रोवाइड कराने से क्या क्या एडवांटेज होंगे और क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। आज का लेक्चर माय डियर हम लोग इसी टॉपिक पे स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लगभग हर एग्जाम में आपका मेटल कटिंग से अगर बात की जाए तो टूल नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो इस तरीके से ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह ये रहेगा। चलिए डिस्कस करते हैं डियर। जो आज का टॉपिक हमारा शुरू होगा वो शुरू होगा टूल एंगल के बारे में। टूल एंगल के बारे में तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए हमने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया था कि अकॉर्डिंग टू कटिंग एज टूल को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू कटिंग एज टूल को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। पहला हम लोग करते हैं डियर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और दूसरा हम लोग करते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब ये होता था डियर, टूल पर एक कटिंग एज अवेलेबल हो या दो भी अवेलेबल हो लेकिन कटिंग करते समय केवल और केवल एक ही एज रिस्पॉन्सिबल हो कट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें इसका तो लेथ टूल कॉमा शेपर टूल कॉमा प्लेनर टूल कॉमा स्लॉटर टूल कॉमा पार्टिंग टूल एटसेट्रा। तो इस तरीके के जितने भी एक कटिंग एज वाले टूल होंगे वो सारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आएंगे और जिसपे एक से अधिक कटिंग एज अवेलेबल हो और सारी कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल हो मेटल को कट करने के लिए उसे बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। जैसे इसका एग्जांपल होता है डियर ड्रिलिंग बीट, मिलिंग कटर, ग्राइंडिंग व्हील, ब्रोचिंग टूल, हॉनर टूल, ये सारे हमारे क्या होंगे डियर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आएंगे। उसमें एक से अधिक कटिंग एज अवेलेबल होंगी। दैट मीन्स एटसेट्रा। तो ये सारा टॉपिक हमारा किसका पार्ट होता है डियर, ये होता है MTTM। दैट मीन्स मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस का पार्ट होता है। हमारा मेटल कटिंग के अंतर्गत आता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसी को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक हमारा होगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ज्योमेट्री, मतलब टूल ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर कि एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कुछ इस तरीके से हमने बना रखा है और इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर हम लोग क्या करेंगे कि अपना स्टडी शुरू करेंगे और हम ये देखेंगे डियर कि इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर हम लोग कितने एंगल कैसे कैसे प्रोवाइड कराते हैं, उन सभी की स्टडी हम लोग करने चल रहे हैं। तो पहले यहाँ पे इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि टूल होता क्या है। बेसिकली टूल क्या होता है डियर, इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर पीस हमने लिया। अब इस रेक्टेंगुलर पीस पर जिस एज से हमें कटिंग करना है उस एज को शार्प कर देंगे। दैट मीन्स अगर सपोज करिए हमें इस एज से कटिंग करना है तो हम इसको शार्प कर देंगे,
हमें इस एज से कटिंग करना है तो इसको शार्प कर देंगे। शार्प का मतलब धार को तेज करना, पतली करना, एकदम बिल्कुल नाइफ की तरह। तो ये हमारा हो जाएगा। सपोज करो कि यहां से लेके यहां तक हमने इसकी एज को शार्प कर दिया और यहां से लेके यहां तक हमने इसकी एज को शार्प कर दिया, तो ये हमारा कहलाएगा कटिंग कटिंग एज। ये भी हमारा कहलाएगा कटिंग एज। अब इसके बाद डियर हम क्या करेंगे, कटिंग एज तो हमारे पास मिल गई, लेकिन इस टूल का यूज अगर हम लोग कटिंग करने के लिए करेंगे तो बहुत सारे डिसएडवांटेज होंगे इस रेक्टेंगुलर टूल का यूज करके जब हम लोग कटिंग करेंगे। तो उसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमने क्या किया डियर, इस टूल पर डिफरेंट एंगल को प्रोवाइड कराया, जिससे हमारा एक टूल बना, उसी को हमने कहा टूल ज्योमेट्री। सपोज करिए कि सबसे फर्स्ट एंगल हमने इस पे प्रोवाइड कराया था साइड कटिंग एज एंगल, या इसी का देखिए पहले तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, जो हम लोग पहला एंगल पढ़ने चल रहे हैं साइड कटिंग एज एंगल, अभी विथ डायग्राम हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल या द वैल्यू ऑफ लीड कटिंग एज एंगल, तो हम समझ नहीं पाते। हमने तो साइड कटिंग एज एंगल पढ़ के गए हैं, तो हमें ये नहीं समझ आता है कि पूछ क्या चीज रहा है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे डियर कि साइड कटिंग एज एंगल के 3 और नाम होते हैं। सेकंड नाम होता है मेजर कटिंग एंगल, और थर्ड नाम होता है प्रिंसिपल कटिंग एंगल, एंड नेक्स्ट नाम होता है लीड एंगल। ये सारे एंगल हमारे साइड कटिंग एज के ही होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सारे नाम क्यों इसके रखे गए, क्योंकि सबसे ज्यादा कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साइड कटिंग एज। जैसे एक डायग्राम हम आपको बना के दिखा रहे हैं। सपोज करिए ये हमारे पास वर्क पीस है। अब इस वर्क पीस की टर्निंग करनी है। मान लीजिए कि ये हमने इस तरीके की टर्निंग किया, या अगर टेपर टर्निंग की बात करें तो इस तरीके की टर्निंग हम लोग कर रहे हैं। अब दोनों केस में डियर जो हम लोग टूल यूज करेंगे, देखो इस केस में टूल हमने ये यूज कर लिया, इस केस में टूल हमने ये यूज कर लिया। अब दोनों केस में देखो ये हमारा क्या है, एक कटिंग एज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, एक कटिंग एज यहाँ। अगर इसे हम 3D में टूल को बनाएं तो टूल कुछ ऐसे हमारा बनेगा। इसे भी हम लोग 3D में बनाएं तो टूल कुछ ऐसा हमारा बनेगा। अब इस टूल से हम क्या कर रहे हैं, इस कटिंग एज का यूज करके कट कर रहे हैं, या इस कटिंग एज का यूज करके कट कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कटिंग एज का नाम क्या होगा और इसके अकॉर्डिंग इसके इतने नेम कैसे आए। तो पहले ये समझते हैं कि देखिए टूल पर कटिंग एज हमने दिया, तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ये समझिएगा। ऐसे देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक हमने क्या लिया था, रेक्टेंगुलर टूल लिया था। ये इस तरीके से एक हमने रेक्टेंगुलर टूल लिया था। अब इस रेक्टेंगुलर टूल पर डियर आप समझते हैं कि अगर हम इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें, इसके हम लोग एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए एक्सिस क्या होती है, जिस पे लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग उसके एक्सिस को डिसाइड करते हैं। अब एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज अगर रखी जाएगी तो ये वाली फेस को हम लोग हमेशा इस एक्सिस के अकॉर्डिंग कहाँ पे एज्यूम करेंगे, साइड में एज्यूम करेंगे, और इस वाली फेस और इस वाली फेस को हम लोग कहाँ पे एज्यूम करेंगे, हमेशा इंड पे एज्यूम करेंगे। ये भी इंड पे होगी। अब इन दोनों में से सपोज करो कि हमने यहाँ की एज को शार्प कर दिया और यहाँ की एज को शार्प कर दिया, बाकी सारी एज हमारी डल हैं, तो इन्हीं दोनों कटिंग एज से हम लोग मशीनिंग करेंगे। अब इन्हीं का नेम हम रखने चल रहे हैं। तो देखो डियर, जो साइड वाले सरफेस पे जिस एज को हम लोगों ने शार्प किया है उसी का नाम हम रख देंगे, क्योंकि यह साइड में है इसीलिए इसका नाम रखेंगे साइड, और एज हमारी शार्प हो गई है तो इसका नाम रख देंगे साइड कटिंग एज, साइड कटिंग एज। अब अगर इस एज पर कुछ एंगल प्रोवाइड करा देंगे, अभी तो यह एज हमारी बिल्कुल पैरेलल है इस एक्सिस के, अगर इस पर कोई एंगल प्रोवाइड करा देंगे तो उसका नाम हो जाएगा साइड कटिंग एज एंगल। अभी एंगल हम लोगों ने नहीं प्रोवाइड कराया है, जब एंगल प्रोवाइड करा देंगे तब उसका नाम हो जाएगा साइड
कटिंग एज एंगल। सिमिलर यहाँ पे देखो डियर, अगर इस वाली एज को देखो, ये भी इंड में होगा, ये भी इंड में होगा, ये भी और ये भी, ये चारों इंड में होंगे, ये सभी चारों इंड में होंगे, लेकिन हमने केवल और केवल इस एज पर शार्प प्रोड्यूस कराया है, तो इसका मतलब यही हमारे लिए कटिंग एज होगी। और यह कटिंग एज देखो इस टूल के इंड में है, इस टूल के इंड में है, तो इसका नाम हो जाएगा इंड। देखो इसका नेम हो गया इंड, और ये हमारी शार्प हो गई है, तो कटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, देन इसका नाम हो गया इंड कटिंग और एज। तो ये हमारा इसका नाम हो गया इंड कटिंग एज। यहां से दो नेम हम लोगों ने डिस्क्राइब किए, एक साइड कटिंग एज और एक इंड कटिंग एज। अब इस इंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज का मतलब क्या होगा डियर, कि जब हम यहाँ पे टर्निंग कर रहे हैं तो केवल इस साइड कटिंग, देखो अगर इसके एक्सिस की बात करें तो यही साइड कटिंग एज से ही टर्निंग हो रही है, यह एज हमारी रेस्ट में है। टेपर टर्निंग में भी साइड कटिंग एज से ही टर्निंग हो रही है। मतलब कोई भी ऑपरेशन हम करेंगे केवल और केवल इस इंड कटिंग एज का उपयोग, अगर हम टूल को इस डायरेक्शन में ले जाते तो वर्कपीस क्या होता, इस तरीके से दो पार्ट में टूटकर अलग हो जाता। मतलब वर्कपीस को दो पार्टों में कट करने के लिए, दो पार्टों में अलग करने के लिए इंड कटिंग एज का यूज करेंगे, या इस वर्कपीस में कोई ग्रूव बनाने के लिए। देखिए ग्रूव और पार्टिंग, या तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रूव बनाएंगे, इसमें कोई स्लॉट बनाएंगे, या उसे पार्ट में अलग करेंगे। इन्हीं दोनों वर्क के लिए हमारा इंड कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें भी देखो अगर टूल को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो यह यहाँ से क्या करेगा, कट कर देगा। ये आप इसे अभी मत देखो, जब आप टूल को देखोगे तो यह पूरा ऐसे कट करता चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या, क्योंकि यह थिकनेस इसके बराबर होती है, अभी हमने 2D में दिखाया है, 3D में आप देखोगे यही वाली एज हमारी इंड कटिंग एज होती है। अगर ऐसा कोई वर्कपीस रखा है तो यह इसको कट करती हुई आगे चली जाती है, दो पार्टों में कट कर देगी या इसमें कोई ग्रूव बना देगी। तो ग्रूव और पार्टिंग के लिए इंड कटिंग एज का यूज करते हैं, और बाकी सारे वर्क के लिए, शेष अनदर वर्क के लिए हम लोग केवल और केवल साइड कटिंग एज का ही यूज करते हैं। इसीलिए देखो जिसका यूज ज़्यादा करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं। पहला नाम तो इसका होगा साइड कटिंग एज एंगल। पहला नाम तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्यों साइड कटिंग एज एंगल रखा गया, क्योंकि साइड में है। सेकंड देखो इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है, हर कटिंग में यूज किया जा रहा है, मतलब यह हमारे लिए मेजर है, इसीलिए इसका नाम हो गया मेजर कटिंग एंगल। और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसका दूसरा नाम हो गया प्रिंसिपल कटिंग एंगल। और किसी भी कटिंग में सबसे पहले इसी एज की जरूरत पड़ती है, मतलब यही एज एक्टिव होती है कट करने के लिए। जो एक्टिव होगा वही लीड करेगा, तो उसी को बोलते हैं लीड कटिंग। तो आई होप यहाँ से आपको सारे ये नॉमेनक्लेचर का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस साइड कटिंग एज पर हम लोगों ने कुछ एंगल देना है। देखिए ये तो हमारे पास एक सिंपल सा डायग्राम हो गया, लेकिन अभी आप देखिए, सपोज करिए कि हम क्या कर रहे हैं डियर, ये वर्क पीस था, अब इस पे हमें क्या करना था, इसको मान लो इस तरीके से कट करना था। अब आप ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से जब हमें कट करना था तो सपोज करिए कि हम क्या करेंगे, इस टूल को ले आएंगे और ऐसे लगा देंगे। मान लो इस टूल को ले आए हम और ऐसे लगा दिए। अब देखो यहाँ पे हमारी साइड कटिंग एज है और ये हमारी इंड कटिंग एज है। आप देखिए डियर, इतनी डेप्थ ऑफ कट में हमें कट करना है और टूल को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे तो ये वर्कपीस ऐसे रोटेट करता रहेगा। ये टूल तो आगे बढ़ेगा, यहाँ देखो कटिंग तो यहाँ से होती चली जा रही है, लेकिन ये वाली एज बेवजह इस मशीन के बाद की सरफेस पे टच होकर फ्रिक्शन को जनरेट करेगी, जिससे हमारा क्या होगा, ये मशीन्ड सरफेस की सरफेस फिनिश भी खराब होगी, और साथ में फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और साथ में फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से हमें यहाँ पर क्या होगा, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो अब हमने कुछ चालाकी की, हमने कुछ क्या की, इसमें चालाकी किया। हमने क्या किया कि इस इंटरसेक्ट पार्ट को रोकने के लिए, हम इस इंटरसेक्ट पार्ट को रोकने के लिए हमने क्या किया डियर, इस पे देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐसे काट दिया, इस एज को हमने इस तरीके से काट दिया, ऐसे देखिए
इसको हमने इतना काट दिया। अभी तक ये एज हमारी यहाँ पे थी, अब ये एज हमारी यहाँ पे चली गई। देखो एक्चुअल में एज हमारी यहाँ पे थी, हमने काट के यहाँ पे कर दिया, मतलब कुछ एंगल हमने प्रोवाइड करा दिया। अब ये जो एंगल प्रोवाइड कराया, यह किस एज पर प्रोवाइड कराया डियर? ये इंड कटिंग एज पे प्रोवाइड कराया है। और जितना एंगल है उसे हम लोग अभी देखेंगे कितना लेते हैं। तो यह हमारा जो एंगल बनेगा इसका नाम होगा इंड कटिंग एज एंगल। आई होप यहां से आपको इंड कटिंग एंगल पता चल गया। अब इसके बाद डियर क्या करेंगे कि देखो सिमिलर हम क्या करेंगे, इस साइड कटिंग एज पर भी इफिशिएंट वर्क करने के लिए इस टूल को, देखो अभी ये स्ट्रेट टूल था, हम लोग क्या करेंगे ऐसा बना देंगे। हम लोग क्या करेंगे डियर, इसको ऐसा बना देंगे और ये टूल यहाँ पे पूरा यहाँ पे चला जाएगा और ऐसा बन जाएगा। अब आपने देखा कि ये साइड कटिंग एज यहाँ पे थी और इसको हमने यहाँ पे कर दिया, इसका मतलब इसके बीच में कुछ एंगल बना। ये जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल, क्योंकि यह साइड कटिंग एज पर अवेलेबल। तो अब इस तरीके से ये दो एंगल आपको समझ में आ गया होगा, एक साइड कटिंग एंगल और एक इंड कटिंग एंगल। अब इसे हम लोग 3D ज्योमेट्री में ड्रॉ करने चल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो 3D ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है, देखो ये एंगल, ये जो एज आपकी है, ये सीधी एज आपको दिखाई दे रही है, ये भी सीधी एज, इसको हमने कट करके यहाँ पे कर दिया और इसको हमने कट करके यहाँ पे कर दिया। दोनों के बीच देखो कुछ एंगल, ये जो एंगल प्रोवाइड हुआ, ये जो एंगल प्रोवाइड हुआ, इसी को बोलते हैं डियर साइड कटिंग एज। ये साइड कटिंग एज एंगल होगा और ये एंड कटिंग एज। अब आइए 3D डायग्राम से, 3D ज्योमेट्री से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास क्या था डियर, सबसे पहले ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हम एंगल प्रोवाइड कराना चाह रहे थे, तो अभी एंगल देखो हम लोग कैसे प्रोवाइड कराते हैं। देखो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको आगे आप बढ़ाइए और इसको इस तरीके से बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको मिलाइए और इसको यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरीके से मिलाइए। देन आप इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए और देखिए इस तरीके से आप इसको ये ऐसे मिलाएंगे तो यह एक टूल तैयार हो जाता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसी को कहते हैं डियर। अब यह जो टूल तैयार होता है इसी पे देखो, इस एज को हमने क्या किया, आप देखिए ये हमारी साइड में है, इसको हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग एज। और पूरी की पूरी साइड कटिंग एज पे हम लोग धार नहीं लगाते हैं, एज नहीं लगाते हैं, कुछ ही दूर तक हम लोग शार्प करते हैं जितनी जरूरत होती है। जैसे आप चक्कू को देखो तो कुछ दूर पर ही आपका ज्यादा यूज होता है, बाकी किनारे वाली यूज आप नहीं करते हो, लेकिन फिर भी कंपनी पूरी शार्प करके देती है। बट टूल के केस में क्या होता है कि जितना यूज होता है उतना ही हम लोग एज को शार्प करते हैं। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एज को शार्प करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग एज, और इसको हम लोग जो शार्प करते हैं इसको बोलते हैं इंड कटिंग। अब हमें ये समझना है डियर, देखिएगा यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, अभी दिखाएंगे कितना जाएगा इसके बीच का एंगल। तो अब ये जो साइड कटिंग एज है इसको हम लोग क्या करते हैं डियर, इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, ताकि यह एज इंटरसेक्ट ना करे, और इंड कटिंग एज को इस तरीके से बनाते हैं इतने पे। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं साइड, और यह जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं इंड कटिंग एज एंगल। इसकी वैल्यू होती है 15 से 30 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 8 से 15 डिग्री, 8 से 15 डिग्री। इसको हम लोग ये देखेंगे इफिशिएंट क्यों इतना होता है। तो यहाँ देखिए पहले ये जो साइड कटिंग एज एंगल हमारा बन रहा है, जब इस टूल को हम लोग 2D में देखते हैं डियर, तो 2D मान लो कि इस वाली फेस को पूरा 2D में अगर हम लोग देखना चाहें तो देखो एक्चुअल का ये हमारा रेक्टेंगुलर था, एक्चुअल का ये हमारा क्या था डियर, इस तरीके से रेक्टेंगुलर पार्ट था, लेकिन यहाँ पर जब हमने इसको एंगल प्रोवाइड कराया तो ये कुछ हमारा ऐसे बना और ये कुछ हमारा ऐसे बना। ये वाली जो एज बनी ये साइड कटिंग एज एंगल बना, और ये वाला जो एंगल बना वो इंड कटिंग एज एंगल बना। अब इस टूल को जब हम लोग ड्रा करते हैं तब इसीलिए देखो आपको इस तरीके का टूल दिखाई देता है, फाइनली आपको इस तरीके का टूल दिखाई देता है, क्योंकि साइड कटिंग एज को कट करके हमने इतना दबा दिया है और इंड कटिंग एज को
इतना नीचे कर दी। तो अब यही एंगल जो हमारा दिखाई देगा डियर, साइड कटिंग एज एंगल साई, और ये हमारा होगा इंड कटिंग एज। अब इनका हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले इस पूरे टूल का हम लोग नॉमेनक्लेचर समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा डियर कि देखो, जहां से एज को हम लोग शार्प करना स्टार्ट करते हैं, इसके पहले वाले पूरे पार्ट को, टूल के इसके पहले वाले पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी या शैंक, बॉडी या शैंक। देखिए, जहां से ये एज हमारी शार्प होनी स्टार्ट होती है, उसके जस्ट पहले वाले पूरे पार्ट को, ये पूरे पार्ट को बॉडी या शैंक हम लोग बोलते हैं। और इस बॉडी, अब देखो इस वाले पार्ट को जब चिप, देखो यहां से अगर मेटल कट होगा तो चिप ऐसे आगे बढ़ेगी, और इस एज से कट होगा तो चिप ऐसे आगे बढ़ेगी। दोनों केस में चिप हमेशा इसी फेस से होकर स्लाइड करेगी। जिस फेस से चिप स्लाइड करती है उसका नाम होता है डियर, उसे हम लोग बोलते हैं फेस, फेस ऑफ टूल, फेस ऑफ टूल। और बाकी के देखो, एक ये हमारे पास बचा है और एक ये हमारे पास बचा है। अगर इन दोनों की बात करेंगे डियर, तो देखो ये भी हमारा क्या होता है, फ्लैंक होता है, और ये भी हमारा फ्लैंक होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात डियर, ये वाला फ्लैंक हमारी इस एक्सिस के साइड में है और ये वाला फ्लैंक एंड में है, तो इसीलिए इसका नाम होता है साइड फ्लैंक और इसका नाम होता है एंड फ्लैंक। तो यहाँ से हमारे पास एक साइड फ्लैंक आता है, एक एंड फ्लैंक आता है, और एक हमारा क्या होता है, फेस आता है। उस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैक फेस भी बोलते हैं, फेस ऑफ टूल या रैक फेस ऑफ टूल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, जिस पर से चिप हमारी स्लाइड होकर आगे बढ़ती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। ये हमारा हो गया फेस, फ्लैंक, फ्लैंक, और ये हमारा हो गया बॉडी। अब देखो, बॉडी और फेस को डिवाइड करने वाली ये जो लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन, या इसी को बोलते हैं निक। निक मतलब गर्दन, इसी को हम लोग बोलते हैं निक। जैसे हम लोगों के शरीर में देखिए, फेस और शरीर को अलग करने वाली, हमारी बॉडी को अलग करने वाली गर्दन होती है, ये हमारा फेस हो गया और ये हमारी पूरी बॉडी हो गई। तो उसको अलग करने के लिए हमारी निक होती है। सेम उसी तरीके से टूल में भी ये बॉडी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फेस और फ्लैंक हो गया। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और एंगल जनरेट होते हैं डियर, अभी इसमें हम बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें भी कुछ एंगल हम लोग देते हैं, वो हमारे साइड रिलीफ एंगल होते हैं, और इधर भी एंगल होते हैं हमारे, वो हमारे एंड रिलीफ होते हैं। तो एक साथ अगर एक टूल पे हम लोग सारे एंगल देखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसे हम लोग आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डियर स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे साइड कटिंग एज एंगल क्या होती है, इंड कटिंग एज एंगल क्या होती है, और कितना इस पर हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं, और इसके क्या क्या एडवांटेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे साइड कटिंग एज एंगल। अब आपने देखा इस टूल के डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला जो एंगल हमारा बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग साइड कटिंग एज एंगल। यहाँ पे पहले साइड कटिंग एज यहाँ पर थी, हमने उसको कट करके इतना मेटल को रिमूव कर दिया। ये जो मेटल हमारे पास देखिए, अगर हम देखें तो यही मेटल हमारे पास रिमूव हुआ है, अदरवाइज इसको हम फिट करते तो यहाँ पे आकर फिट हो जाता। तो यही वाला जो एंगल हमारा बन रहा है डियर, इसी को बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। और यह किसके किसके बीच बन रहा है, देखिए ये बॉडी का, ये टूल का एक्सिस होता है। तो ये जो हमारा देखो, यहाँ से एक लाइन आगे बढ़ेगी और यहाँ से एक लाइन आगे बढ़ेगी, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे साइड कटिंग एज एंगल। ये लाइन आप कहीं से भी आगे बढ़ाओ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी आगे बढ़ाओ, और एक लाइन आपको देखो साइड कटिंग एज यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, तो एक लाइन आपको साइड कटिंग एज से बढ़ानी पड़ेगी। मतलब हमारा क्या हुआ कि साइड कटिंग एज एंगल इज मेड बिटवीन लाइन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ टूल। इस टूल के एक्सिस से एक लाइन जाएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं लाइन पासिंग पैरेलल एक्सिस ऑफ टूल। अगर लाइन ऐसे जाती तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता, लाइन ऐसे जा रही है तो ये कहलाएगा लाइन पासिंग पैरेलल एक्सिस ऑफ टूल एंड लाइन पासिंग थ्रू द साइड कटिंग एज। ये साइड कटिंग एज है, इसके थ्रू एक लाइन पास हो रही है, दोनों के बीच बने एंगल को हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका सीधे सीधे यही डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
और इसकी वैल्यू की बात करेंगे डियर, तो इसकी वैल्यू होती है 15 से 30 डिग्री के बीच में। अब 15 डिग्री से कम रखेंगे तो भी हमारे लिए ऑप्टिमम कटिंग नहीं मिलेगी, और 30 डिग्री से ज़्यादा रखेंगे तो भी हमारे लिए ऑप्टिमम कटिंग नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि सर क्या हम 16 डिग्री रखें, 18 डिग्री रखें, 25 डिग्री रखें, मतलब एक ऑप्टिमम हम कितना रख दें जिससे हमारे टूल की लाइफ एक मतलब बेटर हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, 15 से 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है, लेकिन ऑप्टिमम साइड कटिंग एज एंगल हम लोग 22 डिग्री। उसके लिए अगर हम डायग्राम की बात करेंगे डियर, डायग्राम की बात करेंगे तो देखो ये हमारा होता है एंगल वर्सेस टूल लाइफ। एंगल वर्सेस टूल लाइफ का ग्राफ हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हमारा होता है टूल लाइफ और यहाँ हमारा होता है एंगल। तो अब हमारा क्या होता है डियर, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। ये 15 डिग्री होता है, ये आपका होता है 30 डिग्री, और ये जो ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम कटिंग स्पीड होती है 22 डिग्री या 22.5 डिग्री के बीच। ये हमारा होता है टूल लाइफ का ग्राफ साइड कटिंग एज एंगल के। अब चलिए इस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने डिफिनेशन की बात की, तो साइड कटिंग एज एंगल हमारा किसके किसके बीच बना, देखिए इट इज एंगल मेड बिटवीन लाइन एक्सटेंडिंग पैरेलल एक्सिस ऑफ सैंड। ये जो हमारा इस तरीके से टूल बनेगा, ये जो इस तरीके से टूल बनेगा, तो एक लाइन हमारी इस एक्सिस के पैरेलल एक्सटेंड होगी और दूसरा लाइन पासिंग थ्रू द साइड कटिंग एज। लाइन एक्सटेंडिंग पैरेलल एक्सिस ऑफ सैंड एंड लाइन पासिंग थ्रू द साइड कटिंग एज इज कॉल्ड साइड कटिंग एज एंगल। इसे हम लोग साई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ग्रीक वर्ड साई एंड इट इज मेजर्ड। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। 15 से 30 डिग्री तो हुआ, लेकिन इसे हम लोग इस प्लेन के एक्सिस के पैरेलल मेजर करते हैं कि परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। तो इट इज मेजर्ड इन पैरेलल एक्सिस ऑफ प्लेन। अगर देखिए डियर क्या है, ये एंगल हमारा क्या इस प्लेन के पैरेलल एक्सिस में, मतलब देखिए आप इस तरीके से इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। अगर इसको बढ़ा दें तो यह एंगल हमारा इतना हो जाएगा, और बढ़ा दें तो यह एंगल हमारा इतना हो जाएगा। तो इस एक्सिस के पैरेलल इसे हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, इंक्रीज इन साइड कटिंग एज एंगल। अगर हम इस एंगल की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम से समझिएगा। सपोज करिए कि पहले में साइड कटिंग एज एंगल हमारा कितना था, इतना था। अब इसकी वैल्यू अगर देखो, अभी इस टूल के पास मटेरियल की बात करेंगे तो इसके पास कितना मटेरियल है, ये पूरा का पूरा मटेरियल है। लेकिन जैसे ही डियर हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को बढ़ाएंगे, मतलब इस एज को काट कर यहाँ पे लानी पड़ेगी। यहाँ पे लाएंगे तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर वैल्यू बढ़ाना चाहेंगे तो इस एज को यहाँ काट के लाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा इस साइड कटिंग एज एंगल को बढ़ाते जाएंगे, इस टूल का साइज क्या होगा, स्मॉल होता जाएगा। मतलब टूल की स्ट्रेंथ तो घटती जाएगी, लेकिन टूल का कांटेक्ट वर्कपीस से कम होगा, जिससे हमारा क्या होगा, वहां पर टूल लाइफ की अगर हम बारे में बात करेंगे तो टूल लाइफ तो हमारा देखो इंक्रीज इन साइड कटिंग एज एंगल, रिड्यूस पावर लॉस एंड इंक्रीज टूल लाइफ। इसमें क्या है, कांटेक्ट कम होगा, जिस वजह से पावर लॉसेस कम होंगे, पावर लॉसेस कम होंगे, जिससे टूल लाइफ आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन एक ऑप्टिमम के बाद 15 से 30 डिग्री, अब ये है कि आप इतना बढ़ा दिए तो टूल बहुत छोटा हो गया, तो 30 डिग्री के ऊपर अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका टूल ब्रेक हो सकता है। ये नहीं कि हमने बता दिया कि साहब टूल लाइफ हमारा साइड कटिंग एज एंगल बढ़ाने पर बढ़ती है, तो आप 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री रख दिए। अब आपने ज़्यादा लालच कर दी तो यह टूल हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि टूल की स्ट्रेंथ आपकी क्या हो गई है, कमजोर। ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इट इज द एंगल विच प्रिवेंट interference as the tool enters the work material। नॉर्मली इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 15 से 30 डिग्री के बीच में होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं डियर, ये कह रहा है बाय प्रोवाइडिंग ए साइड कटिंग एज एंगल
किसी भी टूल पर साइड कटिंग एज एंगल अगर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, देन टूल विल फर्स्ट मेक कॉन्टैक्ट एट पॉइंट ओनली ऑन व्हिच। तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे देखो सपोज करिए कि ये मान लीजिए कोई वर्क पीस था, मान लीजिए कोई वर्क पीस था। अब इस वर्क पीस पे ये हमने टूल लगा दिया। अब देखिए ये हमने टूल लगा दिया, ये इसकी एंड कटिंग एज हो गई, ये साइड कटिंग एज हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे इसको बना दे टूल को, तो अब केवल और केवल इस पॉइंट का ही कांटेक्ट होगा इस वर्क पीस पे। तो साइड कटिंग एज एंगल को देने से ये हमारा जो होता है वर्क पीस में इसका कैसा कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है। सरफेस कांटेक्ट होगा हमारा तो पावर कंजप्शन बढ़ता है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, जिस वजह से पावर लॉस बढ़ता है, तो टूल लाइफ आपकी डिक्रीज होती है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, देखिए इसी बात को कर रहे हैं हम लोग। बाय प्रोवाइडिंग साइड कटिंग एज एंगल, टूल विल फर्स्ट मेक contact of point only which will gradually keep in increase, thus load comes gradually on the tool। जिससे हमारा क्या होता है, इस टूल पर लोड ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे आता है। अगर लाइन कांटेक्ट होता तो इसमें हमारा क्या होता, देखिए यहाँ पे अगर लाइन कांटेक्ट होता तो हर जगह पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता, जिससे बहुत ज़्यादा फोर्स हमारा लगता कटिंग करने के लिए। तो ये हमारा हो गया। एंड आल्सो दी फर्स्ट कॉन्टैक्ट इज एट पोजिशन बैक ऑफ द पॉइंट वेयर द टूल इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ऑन द अदर हैंड टूल विदाउट साइड कटिंग एज एंगल विल पिकअप द फुल लोड। अगर विदाउट साइड कटिंग एज एंगल के, देखो इस वाले टूल को अगर हम लोग सेलेक्ट करें विदाउट साइड कटिंग एज एंगल के, तो इस समय हमारा क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा मेटल को कट करने। तो ये हमारा हो गया डियर साइड कटिंग एज एंगल। आगे बात करते हैं एंड कटिंग एज एंगल। सिमिलर जैसे हमने साइड कटिंग एज एंगल की बात की, देखें यहाँ पे ये हमारा क्या था, इस तरीके से टूल बना हुआ है और यहाँ पे देखिए ये साइड कटिंग एज को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो इसके बीच बने एंगल को हम लोग साइड कटिंग एज एंगल बोलते हैं। सिमिलर एंड कटिंग एज ऐसे, अगर टूल ऐसा होता तो यहाँ पे एंड कटिंग एंगल हमने 0 दे रखा है, लेकिन हमने इस एज को काट कर यहाँ पे कर दिया। मतलब अगर इस गुटके की बात करें तो इन दोनों के बीच बने एंगल को ही एंड कटिंग एज एंगल बोलते हैं। तो ये हमारा किसके किसके बीच बन रहा है डियर, देखें ये वाली जो लाइन जा रही है इस टूल की एक्सिस के नॉर्मल जा रही है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर जा रही है, और ये वाली जो लाइन जा रही है वो इस साइड एंड कटिंग एज के थ्रू आगे बढ़ रही है। तो ये हमारा एंगल किसके किसके बीच बनेगा, एंगल मेड बिटवीन लाइन पासिंग थ्रू द एंड कटिंग एज एंड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द टूल टिप। टूल टिप से परपेंडिकुलर लाइन जाएगी और एंड कटिंग एज के थ्रू लाइन जाएगी, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंड कटिंग एज। इसके डेफिनेशन की बात करते हैं डियर। एंड कटिंग एज एंगल इज द एंगल मेड बाय एंड कटिंग एज विथ द फिनिश्ड सरफेस ऑन द वर्क पीस एंड इट प्रिवेंट एंड कटिंग एज ऑफ द टूल फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट। मतलब क्या है कि जैसे देखिए आप यहाँ पे अगर यह पूरा ऐसे बना होता तो ये जो मशीन्ड सरफेस है ये सारा का सारा इस पर क्या होता, रब करता रहता, जिससे मशीन्ड सरफेस की सरफेस फिनिश को क्या करता, बेकार करता, यानी कि सरफेस फिनिश को डल करता और ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता, जिससे हमें कटिंग फोर्स बढ़ाना पड़ता। इसीलिए हमने उसे प्रिवेंट करने के लिए, सरफेस फिनिश को प्रिवेंट करने के लिए और फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, टूल लाइफ को बढ़ाने के लिए एंड कटिंग एज एंगल हम लोगों ने प्रोवाइड कराया। तो ये हमारा हो गया एंड कटिंग एज एंगल। एंड लार्जर एंड कटिंग एज एंगल वीकर द टूल। अब आप देखिए डियर क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा हो गया साइड कटिंग एज और ये हमारा हो गया एंड कटिंग एज एंगल। देखिए ये हो गया साइड कटिंग एज एंगल और यहाँ पे हो गया एंड कटिंग एज एंगल। अब अगर इस एंड कटिंग एज एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इतना बढ़ गया, और बढ़ाएंगे तो इतना बढ़ गया, और बढ़ाएंगे तो इतना बढ़ गया। देखो एंड कटिंग एज एंगल की वैल्यू बढ़ाया, इतना बढ़ा देने पे टूल केवल इतना ही बच रहा है,
मतलब टूल की स्ट्रेंथ हमारी क्या हो रही है, वीकर हो रही है। तो जितना ज्यादा इंड कटिंग एज एंगल की वैल्यू को बढ़ाएंगे, लेकिन एक ऑप्टिमम इंड कटिंग एज एंगल हमारा कितना होगा, 8 से 15 डिग्री। अब 15 डिग्री के ऊपर बढ़ाएंगे तो टूल हमारा क्या होगा, वीकर होगा, जिससे टूल जल्दी फेल हो जाएगा। दैट मीन्स टूल लाइफ हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिएगा, लार्जर इंड कटिंग एज एंगल वीकनेस द टूल एंड इट इज यूजुअली केप्ट बिटवीन 8 to 15 डिग्री। कभी कभी आपका डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ लेता है कि इंड कटिंग एज एंगल की वैल्यू कितनी होती है। एंड इंड कटिंग टूल लाइक कटिंग ऑफ पार्टिंग एंड नेकिंग कॉमा ग्रूविंग, सबसे ज्यादा यूज जो हमने आपको बताया इस इंड कटिंग एज का उपयोग, देखिए इस मटेरियल में देखिए या आगे देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये वाला जो कटिंग एज है ये इंड में है और ये वाली जो कटिंग एज है वो साइड में है। ये वाली कटिंग एज इंड में है और ये वाली कटिंग एज साइड में है। अब देखिए, अगर इस वर्कपीस को दो भागों में बांटना है तो इस टूल को आगे ले जाएंगे, इस पे इंटरसेक्ट कराएंगे और इस वर्कपीस को रोटेट कराते रहेंगे, देन ये कट होते होते दो पार्ट में अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस इंड कटिंग एज का उपयोग वर्कपीस को दो टुकड़ों में कट करने के लिए या इस वर्कपीस में कोई ग्रूव या स्लॉट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा हो गया इसका एप्लीकेशन। अब इसका देखिए, इसका मैक्सिमम, ये तो टेम्परेचर की बात हो रही थी कि 2 to 3 mm, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर जनरेट होता है डियर, जैसे अगर हम एक प्लेनर या शेपर की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक हमारा टूल होता था। अब यहाँ से जो चिप हमारी बाहर निकल के जा रही थी, तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर जोन हमने बताया था कि टेम्परेचर जोन ये हमारा है प्राइमरी जोन, ये हमारा है सेकेंडरी जोन और ये हमारा था टर्नरी जोन। प्राइमरी जोन में हमने आपको बताया था 70 से 80% हीट जनरेट होती है, सेकेंडरी जोन में 20 से 30% और टर्नरी जोन में 2 to 5% या 3 to 5%। अब यहाँ पे जो 70 से 80% जो हीट जनरेट होती है, इस कटिंग मतलब यहाँ जहाँ सीयर हो रहा है, सीयर प्लेन से कितना 2 to 3 mm अवे, मतलब 2 से 3 mm इससे दूर मैक्सिमम हीट आपकी जनरेट होती है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आपका इंड कटिंग एज एंगल या तो 8 से 15 डिग्री दे दें या आपका कितना दे दे 7 से 15 डिग्री दे दे, तो दोनों में आप क्या करेंगे, जब आपका एक ही ऑप्शन में रहेगा, दोनों आपके ऑप्शन में नहीं रहेंगे, या तो 7 to 15 डिग्री रहेगा या 8 to 15 डिग्री रहेगा, दोनों में से आपका एक ही रहेगा और एक को ही आपको सेलेक्ट करके आना। ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको मेजर कैसे करते हैं, इट इज मेजर्ड पैरेलल एक्सिस ऑफ प्लेन। देखिए इसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ये हमारा एंगल हो गया, इसको जो हम लोग मेजर कर रहे हैं इस प्लेन के पैरेलल एक्सिस में मेजर कर रहे हैं। अगर अंदर की ओर जाता तो वो हमारा क्या होता, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस में मेजर होता। तो साइड कटिंग और इंड कटिंग एज एंगल को प्लेन के पैरेलल एक्सिस में मेजर करते हैं। ये हमारा हो गया। एंड इट इज एंगल बिटवीन, देखिए अगर इसके डिफिनेशन की बात करेंगे तो किसके किसके बीच बनता है, इट इज एंगल बिटवीन लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ टूल वाया टिप। ये टूल के टिप से, देखिए टूल के टिप से एक लाइन परपेंडिकुलर जाएगी इस टूल की एक्सिस के अबाउट, लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ टूल वाया टूल टिप एंड लाइन पासिंग थ्रू द इंड कटिंग एज एंगल इज कॉल्ड इंड कटिंग एज एंगल। तो ये हमारा हो गया लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ टूल वाया टूल टिप एंड लाइन पासिंग थ्रू द इंड कटिंग एज इज कॉल्ड इंड कटिंग एज। ये हमारा हो गया। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इंड कटिंग एज की वैल्यू बढ़ाएंगे, टूल आपका वीक होगा और वीक होकर टूल लाइफ आपकी कम हो जाएगी। तो ये हमारा है इंक्रीज इन इंड कटिंग एज एंगल, रिड्यूस पावर लॉस एंड इंक्रीज टूल लाइफ, लेकिन ऑप्टिमम एबव 15 डिग्री तक, ये अप टू 15 डिग्री तक है, बट 15 डिग्री के ऊपर टूल लाइफ आपकी डिक्रीज होने लगेगी। इसके लिए अगर हम लोग एंगल वर्सेस टूल लाइफ का डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, एंगल वर्सेस टूल लाइफ। सपोज करिए
ये हमारा हो गया टूल लाइफ। यह सेम साइड कटिंग एज एंगल की तरह ही डायग्राम बनेगा इस तरीके से। यह हो गया 7 से 15 डिग्री और यहाँ ऑप्टिमम आपका, ये आपका इस तरीके से हो गया इंड कटिंग एज। अब इसके बाद बात करते हैं डियर, देखिए क्लियरेंस एंगल या जिसे हम लोग बोलते हैं रिलीफ एंगल की बात करते हैं। क्लियरेंस एंगल या रिलीफ एंगल की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ हम लोग क्लियरेंस एंगल देते हैं और कितना देते हैं। तो क्लियरेंस एंगल बेसिकली हम लोग 2 देते हैं। अगर हम लोग बात करें क्लियरेंस एंगल, तो बेसिकली क्लियरेंस एंगल हम लोग क्या करते हैं डियर, 2 जगह पे देते हैं। एक हम लोग देते हैं साइड क्लियरेंस एंगल और एक हम लोग देते हैं इंड। इस तरीके से देखिए डियर, ये हमारा हो गया आपका क्लियरेंस एंगल। हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, साइड क्लियरेंस एंगल एंड इंड क्लियरेंस एंगल। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे डियर, एक हमारे पास 3D में जैसे यह टूल हमारे पास दिखाई दे रहा है, अब इस टूल के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं डियर कि क्लियरेंस एंगल हमारा कहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले देखिएगा, ये जो एज आपकी दिखाई दे रही है, इसी एज को हम लोग क्या बोलते थे डियर, नीक बोलते थे। नीक मीन्स गर्दन यानी कि पार्टिंग लाइन, और इसके इधर के पार्ट को हम लोग बोलते थे बॉडी या टैंक। देन अब इसके इधर के पार्ट को देखिए डियर, ये वाली जो एज हमारी दिखाई दे रही है इसी को बोलते थे साइड कटिंग एज, और ये वाली एज हमारी दिखाई दे रही है जो इसे बोलते थे इंड कटिंग एज। अब इस एज को हम लोग क्या करते थे, देखिए एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसको हमने इतना एंगल प्रोवाइड करा दिया है, तो इसके बीच ये जो एंगल बनता था उसे बोलते थे इंड कटिंग एज एंगल, सॉरी साइड कटिंग एज एंगल। और इंड कटिंग एज को देखिए, इसको ऐसे जाना चाहिए था, हम लोग कट के ऐसे बना दिए हैं, तो इसके बीच के एंगल को जो हम लोग देते थे वो कहलाता था इंड कटिंग एज एंगल, जिसको हम लोग अभी फील कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं डियर क्लियरेंस एंगल की। तो क्लियरेंस हमने आपको बताया 2 तरीके से होगा, एक होगा साइड क्लियरेंस एंगल और एक होगा इंड क्लियरेंस एंगल या इंड रिलीफ एंगल। इसे हम लोग रिलीफ एंगल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए डियर, ये वाली जो पूरी फेस आप देख रहे हैं, ये वाली जो पूरी फेस आप देख रहे हैं, इस फेस को देखिए, ऊपर में यह यहाँ पर है, लेकिन नीचे देखिए इतनी कट गई है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर यह टेपर हो रही है। यह फ्लैंक हमारी ऊपर से नीचे जाने पर टेपर हो रही है, और जितना डिग्री यह टेपर हो रही है डियर, इसी को बोलते हैं रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल, ताकि कोई भी वर्कपीस जब इस पे टच हो तो केवल और केवल यह कटिंग एज टच हो, बाकी इस क्लियरेंस की वजह से वह सेफ रहे, एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट हमारा टच ना हो, जिससे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट ना होने। तो यह जो हमारा रिलीफ दिया जा रहा है डियर, ये किस फ्लैंक पे दिया जा रहा है, यह साइड फ्लैंक पे दिया जा रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे साइड रिलीफ। साइड रिलीफ, और जितना एंगल दिया जाएगा उसे बोलेंगे साइड रिलीफ। सिमिलर इसी तरीके से डियर, यहां देखिए इंड में एक्चुअल में इसको ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन हमने काट के इसको ऐसा रख दिया है। बिल्कुल देखिए, यह परपेंडिकुलर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसको हमने अंदर की तरफ ऐसे काट के टेपर कर दिया है। तो यह अंदर की तरफ जितना डिग्री टेपर हुआ है, अब देखो यह लगभग इतना डिग्री टेपर हुआ है, और यह किस फेस पे है, इंड फेस पे है, तो यह हो जाएगा इंड रिलीफ एंगल। रिलीफ एंगल या इसी को हम लोग बोलेंगे इंड क्लियरेंस। ये हमारे 2 एंगल होंगे, रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल, एक साइड फ्लैंक पे दिए जाएंगे और एक इंड फ्लैंक पे दिए जाएंगे। अब इसको देखिए, हम फिर से देखते हैं इसको रिमूव करके डियर। देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू वाली पट्टी आप देख रहे हैं, ब्लू वाली पट्टी की विड्थ, अगर ये विड्थ की बात करेंगे ब्लू वाली पट्टी की, तो यहाँ पे इतनी दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे आने पर ब्लू वाली पट्टी की विड्थ इतनी बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब नीचे देखो, यह एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब इसके नीचे जाने पर देखो ब्लू वाली पट्टी की विड्थ आपकी बढ़ रही है, मतलब यह फेस आपकी अंदर की तरफ दब रही है। इसका मतलब वह कुछ क्लियरेंस मिल रहा है वहां पे, तो जितना डिग्री यह क्लियरेंस मिलेगा इसी को बोलेंगे रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल।
और यह साइड फेस पे होगा तो साइड क्लियरेंस एंगल या साइड रिलीफ एंगल। और अगर यही सेम चीज इंड पर होता, इंड पर देखो डियर, यह हमारी एक लाइन इस तरीके से है, यहाँ देखो इसकी चौड़ाई हमारी केवल और केवल इतनी है, लेकिन इधर जाने पर देखो इसकी विड्थ हमारी कितनी हो गई, इतनी हो गई। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि देखो इस तरीके से ऊपर से भी टेपर है और इधर से भी अंदर की तरफ टेपर है। तो ऊपर से नीचे जाने पर जितना डिग्री, इसे देखो एक्चुअल में यह परपेंडिकुलर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसको हमने अंदर की तरफ इतना काट दिया है। तो जितना डिग्री यह अंदर की तरफ यह फेस दबी हुई है, इसे बोलेंगे इंड रिलीफ एंगल या इंड क्लियरेंस एंगल। तो चलिए अब उसी की बात करने चल रहे हैं डियर, इंड रिलीफ एंगल एंड साइड रिलीफ एंगल। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंड रिलीफ एंगल, या इसके पहले हम लोग साइड रिलीफ एंगल की बात कर लेते हैं। तो पहले यह समझते हैं कि यह साइड रिलीफ एंगल किसके किसके बीच बनना। देखिए डियर, एक लाइन ये जो हमारी पास करती हुई जा रही है, यह जो साइड वाली फेस है, इस साइड वाली फेस से सट कर लाइन पास हो रही है। मतलब इस लाइन को हम कह सकते हैं लाइन पासिंग थ्रू द साइड फ्लैंक। दूसरी वाली लाइन, ये वाली लाइन जो हमारी पास हो रही है डियर, इस साइड कटिंग एज से परपेंडिकुलर एक लाइन हमारी पास हो रही है। तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं साइड क्लियरेंस एंगल का जो एंगल बनेगा किसके किसके बीच बनेगा, लाइन पासिंग थ्रू द साइड फ्लैंक, लाइन पासिंग थ्रू द साइड फ्लैंक एंड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द साइड कटिंग एज एंगल। अगर हम केवल यहां से देखना चाहें, हम केवल देखो यहां से भी देखना चाहें तो भी आपको ये दिखाई दे रहा है, एक लाइन आपकी साइड फ्लैंक से पास होके जा रही है और इस साइड कटिंग एज से एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर पास होके जाएगी, और दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वही हमारा साइड रिलीफ या साइड कटिंग एज एंगल कहलाएगा। अब इसकी डिफिनेशन हमें पता चल गई, इट इज द एंगल बिटवीन पोर्शन ऑफ द साइड फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द साइड कटिंग एज। यह हमारा क्या होगा, साइड कटिंग एज के नीचे का जितना पोर्शन होगा इसी पे हम लोग रिलीफ देते हैं, और किस पर देंगे, साइड फ्लैंक पे देंगे, तो हमारा कहलाएगा साइड रिलीफ एंगल। और वैल्यू इसकी देखिए 7 से 15 या 5 से 15 डिग्री के बीच में भी हम लोग रखते हैं। वैसे आपको 5 से 15 डिग्री मैक्सिमम एग्जाम में मिलेगा, 5 से 15 डिग्री मैक्सिमम एग्जाम में मिलेगा। देन आफ्टर एंड लाइन ड्रॉ थ्रू द कटिंग एज परपेंडिकुलर टू द साइड कटिंग एज। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए हमारा क्या है, इट इज द एंगल मेड बिटवीन लाइन पासिंग थ्रू द साइड फ्लैंक। यह हमारा किसके किसके बीच बनेगा, जो साइड फ्लैंक से एक लाइन पास करेगा, इट इज द एंगल मेड बिटवीन line passing through the side flank and line passing perpendicular to side cutting edge angle means and line passing perpendicular to the side cutting, यह हमारा कहलाएगा साइड रिलीफ एंगल या साइड क्लियरेंस। इट इज मेजर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ प्लेन। देखिए हमारे साइड कटिंग एज एंगल और इंड कटिंग एज एंगल हमारे किससे मेजर किए जा रहे थे, पैरेलल एक्सिस ऑफ प्लेन से, और साइड रिलीफ एंगल और इंड रिलीफ एंगल ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ प्लेन से मेजर किए जाएंगे। तो ये हमारा हो गया। और इसे हम लोग क्यों देते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आया है, इट इज गिवन फॉर कंप्लीट इलास्टिक रिकवरी ऑफ मशीन्ड सरफेस। अब इसे हम लोग इसलिए देते हैं डियर कि मान लीजिए ये वर्क पीस हो गया, अब ये हमारा टर्निंग के बाद ये देखो, ये जो सरफेस हमारी है इसे बोलते हैं मशीन्ड सरफेस। अब देखिए मशीन्ड सरफेस, तो इसमें क्या होगा डियर, जब ये कट हम लोग कर रहे होंगे तो यह कटिंग तभी पॉसिबल होगा जब इसमें क्या होगा, देखिए एक तो शियर होगा और कैसा डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता तो शियर कभी नहीं होता, तो हमेशा हमारा क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद यहां पर अगर हम लोग माइक्रोस्कोप पे देखेंगे डियर, तो यहां इतना हीट जनरेट हो चुकी होगी कि इसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से पीक एंड वैली बना रहे होंगे, कुछ इस तरीके से पीक एंड वैली
बना रहे होंगे। लेकिन जब टूल यहाँ पहुंचेगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके कूल होंगे और अपने सरफेस को श्रिंक करके मिनिमम एरिया अचीव करेंगे, मतलब इसकी सरफेस फिनिश को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे कोई भी वर्कपीस या कोई भी टूल इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसकी सरफेस की रफनेस को बेकार करेगा। जैसे अगर हम बात करें गीली मिट्टी में अपना हाथ भी अगर हम लोग लगा देंगे तो वह स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा। तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मटेरियल की इलास्टिक रिकवरी को देने के लिए हम लोग रिलीफ एंगल प्रोड्यूस कराते हैं। तो इसीलिए यहां पे देखिए, इट इज गिवन फॉर कंप्लीट इलास्टिक रिकवरी ऑफ मशीन्ड सरफेस, अनमशीन्ड सरफेस नहीं, मशीन्ड सरफेस की कंप्लीट इलास्टिक रिकवरी के लिए हम लोग रिलीफ एंगल प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर, नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंड रिलीफ एंगल। देखिए जैसे साइड रिलीफ एंगल की हमने बात की, तो साइड रिलीफ एंगल किसके किसके बीच बना, साइड फ्लैंक से जो लाइन जा रही है और साइड कटिंग एज के परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है। सिमिलर वही चीज होगा, बस साइड की जगह इंड लगा देना है, हमें साइड की जगह इंड लगा देना है। मतलब यहां देखो इंड कटिंग एज के परपेंडिकुलर एक लाइन जाएगी और एक लाइन इंड फ्लैंक से होकर जाएगी, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे इंड रिलीफ। तो ये हमारा क्या होगा डियर, इट इज द एंगल, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 5 से 15 डिग्री, 5 to 15 डिग्री के बीच में होगी। और इट इज द एंगल मेड बिटवीन द पोर्शन ऑफ द इंड फ्लैंक इमीडिएटली, वह हमारा इंड फ्लैंक पे बनेगा और बिलो द इंड कटिंग एज, इंड कटिंग एज के नीचे ये हमारा एंगल जनरेट होगा। देन एंड लाइन ड्रॉन थ्रू द कटिंग एज एंड परपेंडिकुलर टू द बेस, या इसे सिंपल सा ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, इट इज द एंगल मेड बिटवीन लाइन पासिंग थ्रू द इंड फ्लैंक एंड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द इंड कटिंग एज। एक हमारा इंड फ्लैंक से एक हमारी लाइन पास होगी और दूसरी हमारी इंड कटिंग एज के परपेंडिकुलर पास होगी, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा इंड रिलीफ एंगल और इसकी वैल्यू 5 से 15 डिग्री होगी। अब ये हमारा हो गया डियर इंड रिलीफ एंगल। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ये हमारा हो गया इंड रिलीफ एंगल, और साइड रिलीफ एंगल को प्लेन के परपेंडिकुलर मेजर करेंगे और इंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल को हम लोग प्लेन के पैरेलल मेजर करें। तो ये हमारे डियर क्या हो गए, इंड कटिंग एंगल, साइड कटिंग एंगल, इंड रिलीफ एंगल एंड साइड रिलीफ एंगल। इसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हमारा होता है गामा, गामा ई का मतलब इंड कटिंग एंगल होता है और गामा एस का मतलब होता है साइड रिलीफ। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एक नोट पॉइंट समझिएगा, पहले तो इसको भी हम लोग किस लिए देते हैं, चाहे वह इंड रिलीफ एंगल हो चाहे वह साइड रिलीफ एंगल हो, रिलीफ एंगल केवल और केवल मटेरियल में कंप्लीट इलास्टिक के लिए, इलास्टिक रिकवरी के लिए देते हैं, वो भी कौन सी सरफेस, मशीन्ड सरफेस की। तो ये भी हमारा क्या होता है, इट इज गिवन फॉर कंप्लीट इलास्टिक रिकवरी ऑफ मशीन्ड सरफेस। एंड नोट पॉइंट देखिए, द रिलीफ एंगल प्रिवेंट फ्रैक्शन ऑन द फ्लैंक ऑफ द टूल, टूल के फ्लैंक पे फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अब जैसे देखिए अगर शेपर की बात करें, शेपर की बात करें, मान लीजिए कि यह कटिंग हो रही है। अब अगर देखिए ये टूल हम लोग ऐसा यूज करते हैं, मान लीजिए कि यह हमारा टूल हो गया, दूसरे केस में यह हमारा ऐसा टूल हो जाए। अब यहां पे देखिए डियर, यह टूल कटिंग तो यहां से होगी, कटिंग इससे होगा, लेकिन ये वाली सरफेस बेवजह इस मशीन्ड सरफेस के साथ टच हो रही है, तो यहां पर इलास्टिक रिकवरी भी नहीं होगी, सरफेस फिनिश भी बेकार होगी और फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट होगा। यहां पे देखो दोनों के बीच हमने क्या किया है, रिलीफ दे दिया है। तो यह जितना डिग्री रिलीफ दिया है इसी को बोलते हैं रिलीफ एंगल, जिससे केवल और केवल यह कटिंग एज ही इस वर्कपीस के साथ टच करेगी और बाकी का टूल क्या होगा, सेफ रहेगा, मशीन्ड सरफेस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं बनाएगा। ये हमारा हो गया डियर। अब एक बात करते हैं नेक्स्ट,
नोज रेडियस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे एंगल डिग्री में होते हैं लेकिन नोज रेडियस आपका किस में होता है, mm में होता है। नोज रेडियस इसलिए देते हैं डियर, देखिए मान लीजिए कि यह साइड कटिंग एज हो गई, यह इंड कटिंग एज हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जहां पे साइड कटिंग और इंड कटिंग एज इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे क्या बन रहा है, एक पॉइंट बनेगा। और जब भी किसी वर्कपीस में हम लोग मशीनिंग करेंगे तो यह पॉइंट क्या करेगा, उस मशीन्ड सरफेस पे एक लाइन प्रोड्यूस करना शुरू करेगा और साथ में इस पॉइंट की स्ट्रेंथ सबसे वीक होगी तो यह पॉइंट पहले ही घिसना शुरू करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे डियर, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए इस पॉइंट को हटाकर यहां से हम लोग इसको इस तरीके से ऐसे कर देते हैं। अब यहां से लेके यहां तक जो देते हैं हम लोग कर्व, ये होता है 0 to 5 mm, 0 to 5 mm या 1 to 5 mm, 1 से 5 mm के बीच का ये हम लोग कर्वेचर देते हैं और इस कर्वेचर को ही बोलते हैं नोज रेडियस। यह कहाँ कहाँ बनता है डियर, जहां पर साइड कटिंग एज और इंड कटिंग एज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर नोज रेडियस बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस एज से क्या होगा, पॉइंट बनेगा और पॉइंट हमारा वर्कपीस में लाइन बनाना शुरू करेगा। तो हमें प्लेन सरफेस चाहिए, लाइन नहीं चाहिए। और साथ में यह एज जल्दी खराब हो जाएगी तो इसीलिए इसको भी रोकने के लिए हम लोग नोज रेडियस देते हैं। तो ये हमारा देखिए क्या होगा डियर, देखिए इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टूल टिप। यह टूल टिप पर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जैसे अगर हम 3D की बात करें, देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया टूल। अब इस टूल पे यहाँ पॉइंट है तो इसको हम लोग ऐसा बना देते हैं। तो यह रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 0 से 5 mm, या यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 0 से 5 mm के बीच में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर देते हैं। एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथिंग ऑफ द टूल नोज एंड बेटर सरफेस फिनिश। इस टूल नोज की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और सरफेस फिनिश को बढ़ाने के लिए इसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जितना नोज रेडियस बढ़ाएंगे उतना ही टूल में क्या होगा, पावर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो पावर फोर्स बढ़ेगा। तो उस वजह से यह भी एक रीजन है। बट टू लार्ज नोज रेडियस इट विल इंड्यूस चैटर। अगर नोज रेडियस को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है डियर, चैटरिंग एंड डिगिंग की। अभी हम लोग वो भी समझेंगे चैटरिंग क्या होता है। पहले ये समझिए कि नोज रेडियस अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, चैटरिंग आपकी इंक्रीज होगी। चैटरिंग इंक्रीज होगी तो पुअर सरफेस फिनिश मिलेगी। इफ नोज रेडियस इंक्रीज देन कटिंग फोर्स एंड कटिंग पावर आल्सो इंक्रीज। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, यदि इस नोज रेडियस को हम लोग बढ़ाएंगे, मान लो यहाँ से हम लोग नोज रेडियस बना दिए, यहाँ से बना दिए, तो ये नोज रेडियस हम लोग बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ से इतना बना दिए, यहाँ से इतना बना दिए। जितना ज़्यादा नोज रेडियस बढ़ाएंगे, 0 से 5 mm के बाद जितना नोज रेडियस बढ़ाएंगे वो हमारा क्या होगा, कटिंग फोर्स को भी इंक्रीज करेगा और पावर को भी कंज्यूम करेगा। एंड इट इज मेड बिटवीन लाइन इंटरसेक्टिंग ऑफ साइड कटिंग एज एंड इंड कटिंग एज। यह हमारा किसके किसके बीच बनेगा, जहां पे साइड कटिंग एज और इंड कटिंग एज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारा नोज रेडियस बनता है। यह हमारा हो गया। कॉमा इट्स वैल्यू इज 1 to 5 डिग्री 1 to 5 mm या 0 से 5 mm के बीच में की वैल्यू। देन देखिए लार्ज नोज रेडियस improve surface finish and improve tool life, however cutting force and chatter possibility increase when the nose radius increase। अगर हम नोज रेडियस की वैल्यू ऑप्टिमम रेंज तक बढ़ाएंगे तो सरफेस फिनिश इंक्रीज होगी, लेकिन चैटरिंग बढ़ेगी और पावर कंजप्शन बढ़ेगा बिकॉज ऑफ कटिंग फोर्स हमारा इंक्रीज होगा। देन इन टर्निंग ऑपरेशन both the feed rate and the nose radius are double, then the surface finish value will be decreased by 50%। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे ही आपके लिए हमने दे दिया था क्योंकि डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। इस पे आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना समझ के जाना है यदि हम टर्निंग ऑपरेशन में फीड रेट और नोज रेडियस को क्या कर दें, डबल कर दें। मान लो नोज रेडियस हमारा क्या था, 2 mm था,
ये नोज रेडियस 2 mm था और फीड आपका 5 mm था। इस 2 mm को 4 mm कर दें और इस 5 mm को 10 mm कर दें तो उस समय हमारा क्या होगा, द सरफेस फिनिश वैल्यू विल डिक्रीज 50%। तो ये थोड़ा सा आपको याद करके जाना। ये हमारा हो गया डियर नोज रेडियस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। और हमने क्या किया कि बेसिक जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टर्मिनोलॉजी था उस पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर, टूल पे जो हमारी रैक फेस है उस रैक फेस पर जो हमारा एंगल होगा वो रैक एंगल होगा। तो उस रैक एंगल के बारे में हम लोग सारे डिटेल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। रैक एंगल क्या होता है, रैक एंगल कितने टाइप का होता है, साइड रैक एंगल और बैक रैक एंगल के बारे में पढ़ेंगे। देन बैक रैक एंगल के हम लोग 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो हमारा होगा जीरो बैक रैक एंगल, पॉजिटिव बैक रैक एंगल एंड नेगेटिव बैक रैक एंगल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब हम आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।